Hello everybody, I am Dr. Shivani Bhatnagar, Department of Education, विविध यूनिवर्सिटी। आज आप जो पढ़ने जा रहे हैं वो है स्टेजेस ऑफ टीचिंग, है ना। स्टेजेस कह सकते हैं या फेजेस कह सकते हैं हम इसको, जो आपके आईसीटी पेपर फर्स्ट सेम आईसीटी का पेपर है आपका ये, और ये आपके मॉड्यूल 4। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि भाई आप ये टॉपिक कहाँ से है, क्योंकि वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको सीक्वेंस में भी नहीं देख पा रहे हैं आप, मान लो, तो आपको ये पता होना चाहिए। हर वीडियो में मैंने शुरू में बताने का ये प्रयास किया है कि ये टॉपिक किस पेपर से और कहाँ पे किस मॉड्यूल में है, जिससे थोड़ा सा अगर आप बीच में भी कोई मॉड्यूल देखते हैं बिना किसी नंबरिंग के तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको मॉड्यूल में नहीं दिखाई देंगे कहीं लिखे हुए, लेकिन वो है उस मॉड्यूल के, क्योंकि सिलेबस में ये जरूरी नहीं है कि आपके हर टॉपिक उसमें हो दिखाई दे, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो उनसे कनेक्टेड होते हैं, जिसको समझाने से पहले हमें वो बात भी बतानी जरूरी होती है। तो इसलिए अगर ये आपको दिखाई नहीं देगा मॉड्यूल में तो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसकी ये आपके फोर्थ मॉड्यूल में है। और क्योंकि आपने अभी इससे पहले आपने पढ़ा है क्या कहते हैं, लेवल्स ऑफ टीचिंग, तो लेवल ऑफ टीचिंग के बाद से कंफ्यूजन ना हो, ये आपका क्या है, आपका फेजेस है ना, एक्टिव फेज। तो स्टेजेस भी कहते हैं इसको, और हम फेजेस भी कह सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है फेजेस ऑफ स्टेजेस ऑफ टीचिंग। स्टेजेस ऑफ टीचिंग, कहीं क्या हम इसको फेज भी कहते हैं, फेजेस ऑफ टीचिंग। तो बुक्स में अलग अलग वर्जन है, आप कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम में भी कभी फेजेस है या आपके स्टेजेस पूछ सकते हैं, तो इससे लेवल टोटली अलग है जो आपको बताया था, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। ये आपकी क्या है, स्टेजेस है और फेजेस है। क्वेश्चन लिखने में जब एग्जाम में आता है तो प्लीज़ पहले आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि फेजेस पूछा जा रहा है, लेवल पूछा जा रहा है। पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं तब समझ में आता है अरे यहाँ तो लेवल पूछा गया था। तो पहले आप ध्यान रखिएगा, बहुत अंतर है दोनों चीज़ों में। तो आज हम लेते हैं कि आज क्या लेवल्स, वो इसके स्टेजेस और फेजेस। तो जैसे कि आपको पता है कि टीचिंग क्या है, टीचिंग एक इंटरैक्टिव फेजेस है, ठीक है, जिसके अंदर वेरियस स्टेजेस आते हैं। वेरियस स्टेजेस, इसके अंदर 3 स्टेजेस आते हैं। किस तरह से हमारी टीचिंग जो है स्टार्ट होती है, जैसे एंटायर बिहेवियर से एग्जिट लेवल तक 2 बिहेवियर होते हैं। एक लेवल होता है बच्चे का जब हम क्लास में जाने से पहले, जब हम क्लास में जाते हैं तो बच्चे उस टॉपिक से संबंधित क्या नॉलेज रखते हैं, उसको हम कहते हैं प्रीवियस नॉलेज रिलेटेड टू टॉपिक। प्रीवियस नॉलेज मतलब जो आपके टॉपिक जो आप पढ़ाने जा रहे हैं उससे संबंधित वो कितना जानते हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, जब आप पढ़ा चुकते हैं तो उनके जो पूर्ण ज्ञान था अब उसमें क्या ऐड ऑन हुआ या उसमें क्या चेंज हुआ, उसको हम क्या कहते हैं, लर्निंग, यानी कि चेंज इन बिहेवियर। चेंज इन बिहेवियर भी तो होना चाहिए, तभी तो टीचिंग का कुछ फायदा हुआ। तो एंटायर बिहेवियर से कहाँ पे पहुँचने का होता है, इसका एग्जिट लेवल तक पहुँचा। तो आपने देखा कि पहली बात तो टीचिंग इज इंटरैक्टिव फेज है ना। एक क्या है हमारा, टीचिंग क्या है, टीचिंग जो है, पहली बात तो हो गई आपकी इंटरैक्टिव, है ना। इंटरैक्टिव प्रोसेस कह दीजिए आप, इंटरैक्टिव प्रोसेस है। टीचिंग का मतलब टीचर और स्टूडेंट के बीच में अंतःक्रिया है ना, इंटरैक्टिव अंतःक्रिया है। और इसके बाद ये है कि विच इंक्लूड वेरियस स्टेजेस, इसके अंदर बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, है ना। दूसरी बात क्या हो गई है, इंक्लूड्स वेरियस
स्टेजेस, है ना। ये थोड़े से इसमें ऑपरेशनल रूप में हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि इंटरैक्टिव प्रोसेस है, इंटरैक्टिव फेज है, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, फेज भी कह सकते हैं। और तीसरी बात आपकी हो गई है कि हमें एंटायर बिहेवियर से आपका जो हमारा कौन सा बिहेवियर होता है, एग्जिट बिहेवियर। तो ये हमारे कि अब इसमें हमें जब एंटायर बिहेवियर, जब बच्चे को पढ़ाने से पहले उसका क्या बिहेवियर है, अब पढ़ाने के बाद उसकी, देखिए उसकी लर्निंग क्या है, चेंज इन बिहेवियर या मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, एडवांसमेंट ऑफ बिहेवियर। तीन परिभाषा आपको मैं पहले जब से ये पेपर स्टार्ट करा है, मैं ये तीन बात हमेशा बोल रही हूँ कि लर्निंग क्या है, चेंज इन बिहेवियर, एडवांसमेंट ऑफ बिहेवियर और मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। ठीक, तो एग्जिट बिहेवियर में तीनों ही चीज़ें आ जाएंगी, चाहे चेंज इन बिहेवियर कह लीजिए, क्योंकि कोई कोई व्यक्ति जो है, कोई कोई लर्नर जो है कुछ चीज़ें जानता है, लेकिन आपने तभी कहते हैं क्लास में ऐसा पढ़ाइए कि बिल्कुल किताबी बात ना पढ़ाइए बच्चे को, उसको एक्स्ट्रा में, कुछ बच्चे पढ़ चुके हैं, ट्यूशन में पढ़ लेते हैं, कोचिंग में पढ़ लेते हैं, वो आपकी क्लास में अगर वो बच्चा आया तो उसे कुछ एड ऑन होना चाहिए उसकी नॉलेज में। तो ये क्या आपका, तो ये आपकी टीचिंग। अब इसके क्या है, 3 फेजेस होते हैं टीचिंग के जो है। इसको थोड़ा रफ करते हैं, आपने लिख भी लिया होगा, नहीं तो वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा इसको, कि थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अब है आपका फेजेस ऑफ टीचर में 3 इसके फेजेस है। पहला जो इसका फेज है वो है प्री एक्टिव और प्लानिंग स्टेज। प्री एक्टिव और प्लानिंग स्टेज। मैं बार बता रही हूँ, स्टेज है, फेज है, कुछ भी आप इसको लिख सकते हैं। एग्जाम में भी आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे इसको। इसमें क्या करते हैं, ये वो वाली स्टेज है जब हम क्लास में जाने से पहले, जैसे मैं आप फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आज आपको क्या पढ़ाने आई हूँ, प्री फेजेस और स्टेजेस ऑफ टीचिंग। इससे पहले मैंने क्लास में आने से पहले कुछ तैयारियाँ करी, है ना। क्या क्या तैयारी करी होंगी, तो प्री एक्टिव फेज, क्लास में जाने से पहले की जो भी तैयारी टीचर करता है, भाई मैंने कंटेंट देखा, अपने नोट्स बनाए, अपनी कुछ अंदर कुछ प्रिपरेशन यूज़ करी, कुछ मैंने दिमाग में एक बनाया, क्या बच्चों से पूछना है, क्या मुझे बताना है, क्या मुझे ब्लैक बोर्ड पे लिखना है, कौन सा मुझे चार्ट यूज़ करना है, या मुझे कौन सा एग्जाम्पल देना है, ईच एंड एवरीथिंग इज डिसाइडेड। तो हमें वो सब चीज़ें हम कहाँ करते हैं, प्री एक्टिव फेज में, क्लास में एंटर होने से पहले हम जो भी तैयारी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्री एक्टिव फेज। तो इसमें क्या क्या करते हैं, पहले तो हम क्या करते हैं, होल प्लानिंग रिगार्डिंग द लेसन, जो हमें पढ़ाना है ना, कि जो भी हमें तैयारी करनी है, सबसे पहली बात तो हमें करनी है होल प्लानिंग रिगार्डिंग टीचिंग। मतलब क्लास में जो भी हम टीचिंग है या लेसन है, कुछ भी ले सकते हैं आप, कि होल प्लानिंग रिगार्डिंग टीचिंग या लेसन, जो भी हमें पूरी प्लानिंग जो होती है, जैसे आप किसी आप यात्रा में जाते हैं तो आप सारी तैयारी करके रखते हैं ना, कि भाई हमें क्या क्या सामान रखना है, क्या है, तभी तो हमारी सफल होती है। तो प्लानिंग, यही तो आईसीटी ने बताया है ना, आपने बताया था कि अगर हम प्लानिंग स्ट्रांग रखेंगे, अगर हम टीचिंग की प्लानिंग में हमारी अच्छी है, तो हमारी इंटरैक्टिव फेज जो भी आप पढ़ेंगे वो भी हमारी सारी चीज़ें, आगे वाली एक्टिविटी भी हमारी सक्सेस होंगी। तो ये बेस है, अगर हमारी इसमें ही हमारी कुछ चीज कमियां हो गई तो हमारे लक्ष्य हमको नहीं प्राप्त होंगे। तो दूसरा क्या हो गया, ऑल द जो भी हमारी एक्टिविटीज़ जो हम टीचिंग के समय परफॉर्म करेंगे, है ना, जैसे मॉडल दिखाना है, एक्सप्लेन करना है, ब्लैक बोर्ड पे लिखना है, क्वेश्चन पूछना है, बच्चे से आंसर किस वे में लेना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछने हैं, या क्वेश्चन के बाद हमको उसको रीइंफोर्समेंट देना है। रीइंफोर्समेंट, जैसे क्वेश्चन बच्चे ने जवाब दिया तो हाँ, यस, गुड, बेस्ट,
क्लैपिंग करवाई बच्चों से, तो रीइंफोर्समेंट का मतलब ये है कि बच्चे को रीइंफोर्स। तो जितनी भी हमारी एक्टिविटी होनी होती हैं, हम जो भी आप क्लासरूम टीचिंग से पहले जो भी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करनी है वो सब हमारी इस फेज में आएंगी। तो क्या होगा, ऑल द एक्टिविटीज परफॉर्म जो टीचर को करना है, परफॉर्म बिफोर क्लासरूम टीचिंग, परफॉर्म तो जो भी हमें टीचिंग करनी है, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि सारी प्लानिंग है। प्लानिंग में क्या क्या होगी, जो भी एक्टिविटीज टीचर कर रहा है उसको क्या करना है, प्लान कर लेना है पहले से ही। इसके बाद सेलेक्ट द सब्जेक्ट मैटर। इसको कहीं कहीं हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो भी चीज हमें बच्चे को पहले बतानी है, जो भी बच्चे को हमें पहले बतानी है चीज, कब बताने से, मैंने फोटोसिंथेसिस पढ़ाना है तो पहले मैं देख लूंगी बच्चे को पहले क्या क्या बताना है, प्लांट्स क्या है, प्लांट्स के पार्ट्स क्या हैं, रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं। ये नहीं कि जाते ही मैंने क्या शुरू कर दिया, फोटोसिंथेसिस क्या है। तो थोड़ा सा सब्जेक्ट मैटर को हम कंटेंट को क्या करेंगे, एक सेलेक्ट करेंगे कि हमें कितना 40 मिनट में या 30 मिनट में या जितने मिनट का आपका पीरियड है, उस सब्जेक्ट मैटर को मैं क्या करूंगी, सेलेक्ट करूंगी उसके हर पॉइंट्स को कि इससे पहले मुझे क्या बताना है। देखिए बुक्स में तो जो कंटेंट राइटर लिखता है वो एक सीक्वेंस में लिख देता है। अब आप उसको पढ़ के उस इंफॉर्मेशन को कैसे डिलीवर करेंगी बच्चे को, है ना, जिससे उसको समझ में आ जाए, तभी तो बच्चा आपके पास पढ़ने आया है। यदि आप किताबी की बात उससे उतने ही एग्जाम्पल जितने बुक्स में है उतने ही बोलेंगे तो उससे आपको, वो तो किताब में भी पढ़ सकता है बच्चा, आपके पास आने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट मैटर को हमें डेप्थ, उसको इतने अच्छे से और नेचुरल वे में पढ़ाना है बच्चे को कि उसको समझिए अब टीचर की कैसे इस प्लानिंग स्टेज पे कि अब देखना है कि मैं उस सब्जेक्ट मैटर को किस तरह से सीक्वेंस में मैं ऑर्गेनाइज करूं, कैसे मुझे, कितना मुझे सब्जेक्ट मैटर क्या करना है, कवर करना है। इसके बाद क्या है, जो सीक्वेंसिंग ऑफ कंटेंट है ना, ये देखिए इसी से रिलेटेड पॉइंट है COD, जो हमारा सीक्वेंसिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं टीचिंग पॉइंट, है ना। भाई सीक्वेंसिंग और सब्जेक्ट मैटर में क्या हो गया आपका कि कैसे हम जो है सीक्वेंसिंग ऑफ कंटेंट को हम कैसे करेंगे, इसको हम टीचिंग पॉइंट को साइकोलॉजिकली और लॉजिकली, है ना, साइकोलॉजिकली और लॉजिकली। तो सीक्वेंसिंग, पहले तो हम सब्जेक्ट मैटर को कवर करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें कि किस तरह से उसको हम लॉजिकली माने तार्किक रूप से अरेंज करेंगे, और साइकोलॉजिकली उसको, जैसे मैंने बताया आपको कि अगर आपको पढ़ाना है फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस में आपको पहले क्या पढ़ाना है, फिर क्या पढ़ाना है, फिर क्या पढ़ाना है, पहले पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़ाएंगे, है ना, उसके बाद लीव्स पे आ जाएंगे, फिर लीव्स के की जो है क्वालिटीज पे आएंगे, तब आप फोटोसिंथेसिस। तो आपने देखा टीचिंग पॉइंट, ये टीचिंग पॉइंट्स हैं। हम जो टॉपिक को छोटे छोटे यूनिट्स में बदल देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, टीचिंग पॉइंट्स कहते हैं। तो ये आपका देखा लास्ट में जो आपने रखा, ये है आपका क्वालिटीज, तो आप इस तरह से हम लॉजिकली और
साइकोलॉजिकली सब्जेक्ट मैटर को टीचिंग, सब्जेक्ट मैटर को सेलेक्ट करेंगे, फिर सब्जेक्ट मैटर को टीचिंग पॉइंट्स में तोड़ेंगे, फिर टीचिंग पॉइंट्स को लॉजिकली और साइकोलॉजिकली अरेंज करेंगे। इसके बाद जो आपका ये है कि सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग मेथड, या टीचिंग है या टीचिंग मेथड कुछ भी कर सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज या टीचिंग मेथड, मतलब कुछ भी आप इसमें मेथड है या टीचिंग एड्स हैं। अब इसमें हमें सारी चीजें पता करनी है कि हमें इस पॉइंट को समझाने के लिए किस टीचिंग मेथड का यूज करेंगे। टीचिंग मेथड बहुत सारे होते हैं, वो आप सेकंड टर्म सैम में डिटेल में पढ़ेंगे। मेथड क्या होता है कि किस तरीके से हम अपने उद्देश्य तक पहुंचेंगे। उद्देश्य क्या है टीचर का? मेरा उद्देश्य है कि बच्चे को आज स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन या प्रोसेस टू फोटोसिंथेसिस। मैं क्लास में यही तो एंटर करी कि आज मैं इतना ऐसा पढ़ाऊंगी कि बच्चे को फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस का समझ में आ जाएंगे और वो इस योग्य हो जाएंगे, विल बी एबल टू डिफाइन द फोटोसिंथेसिस। तो ये मुझे मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे अपना डेस्टिनेशन क्या है मेरा, कि मैं जो हूँ ऑब्जेक्टिव तक मुझे ये ऑब्जेक्टिव प्राप्त करना है। इसके लिए मुझे कुछ मेथड यूज करना पड़ेगा। भाई मुझे यदि अपने घर, अगर मुझे लखनऊ से दिल्ली जाना है तो मेरा ऑब्जेक्टिव जो मुझे प्राप्त करना है उसके लिए मुझे कुछ प्रोसेस करना होगा। तो इसी तरह हमें अगर अपना ऑब्जेक्टिव लेना है, मुझे करना है कि स्टूडेंट को इतना अच्छा पढ़ाऊं कि बच्चा जो है फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन या प्रोसेस समझ में आ जाए। तो इसके लिए मैं कौन सा मेथड यूज करूंगी, है ना। भाई हो सकता है मुझे कभी उसे इस बात को समझाने के लिए अगर मुझे पार्ट ऑफ लीव्स बताने तो मैं एक डायग्राम के थ्रू, देखिए रूट्स है, ये स्टेम्स है, ये लीव्स है, तो मैंने कौन सा मेथड यूज करा, इलस्ट्रेशन, है ना, दृष्टांत, कि भाई चित्र की सहायता से समझाया। तो ये मैं क्या कहते हैं प्री एक्टिव फेज में डिसाइड हो जाएगा कि मैं इसमें हो सकता है फोटोसिंथेसिस की जब मैं प्रोसेस बता रही हूँ उसमें भी मुझको क्या एक डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू कुछ चार्ट पे बनाकर आऊंगी या कुछ है, या मैं हो सकता है बिना चार्ट के भी मैं खाली सिंपली एग्जाम्पल या मैं कोई मॉडल दिखा के बताऊंगी। तो जो भी मेथड मुझे यूज करना है, इसकी जो टेक्नोलॉजिकल वर्ड्स हैं वो आप सेकंड सेम में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप इतना समझ लीजिए, देयर आर द सो मेनी मेथड्स जिसको हम कहते हैं जो हमें अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचाने में काम करता है। तो यहाँ पे सब चीज डिसाइड हो जाएंगी कि अब मुझे कौन से मेथड से ये वाला टॉपिक बच्चे को समझाना है। कहीं मुझे स्टोरी टेलिंग से समझाना है, कहीं मुझे एक्सप्लेन करना है। अब हिंदी में क्या होता है फ्लैश कार्ड से समझाना है। तो आप हर टीचिंग जो मैंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस पार्ट ऑफ फ्लावर है, लीव्स, फिर मैंने बताया था लीव्स पे आ गए थे हम लोग। तो लीव्स में मैंने देखा था, लीव्स में क्या करा मैंने कि इसमें हमने देखा कि जैसे उसमें लीव्स, तो लीव्स में अब मैं इसमें इसका भी डायग्राम यूज करूंगी। फिर इसकी क्वालिटीज में अगर मैं यूज, तो जो भी जिस तरह भी बच्चे को मुझे समझाना है वो मैं कौन से टीचिंग मेथड से यूज करूंगी वो मैं इसमें डिसाइड करूंगी। तो प्री एक्टिव फेज आपने देखा, सारा क्या है प्री एक्टिव फेज, इसमें सारी प्लानिंग होती है टीचिंग की, क्या हमें करना है, क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कौन सा मेथड यूज करना है, कौन सा टीचिंग एड यूज करना है। तो ये सारी चीजें हमारी किस में आती हैं, प्री एक्टिव फेज में। दूसरा जो फेज है आपका वो है आपका इंटरएक्टिव फेज। इंटरएक्टिव फेज, अब आपने देखा टीचर ने प्री एक्टिव फेज में सारी तैयारी कर ली, सारी प्लानिंग हो गई उसकी, लेकिन ये ही बेस है टीचिंग का। अगर प्लानिंग में ही कमी है तो टीचिंग सक्सेस आगे कैसे भी। हमारा सक्सेस क्या है कि मुझे अपना ऑब्जेक्टिव, इसमें ही हमारा ऑब्जेक्टिव भी डिसाइड हो जाते हैं कि भाई हमारा क्या उद्देश्य है। प्री एक्टिव फेज में ही ऑब्जेक्टिव भी डिसाइड हो गए कि भाई आज हमें क्या क्या बच्चे को पढ़ाना है।
फोटोसिंथेसिस पढ़ाना है। फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन पढ़ानी है या लाइट रिएक्शन या दोनों पढ़ानी है। तो स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन द डार्क रिएक्शन, स्टूडेंट विल बी एबल टू लाइट रिएक्शन, या स्टूडेंट एबल टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ लीव। तो ये जो वादे जो हम इसमें ऑब्जेक्टिव, ये हम प्री एक्टिव फेज में हम लिख लेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव भी डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है। देखिए हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं, जहां हम प्लानिंग की बात करते हैं वहां पे हमारा उद्देश्य होता है, उद्देश्य के अनुसार ही प्लानिंग होती है। जैसा हमारा ऑब्जेक्टिव है वही हमारी प्लानिंग होगी। प्लानिंग में हमें अपने उद्देश्य देखना है, कहीं हम उद्देश्य से भटक तो नहीं रहे हैं, है ना। तो प्लानिंग में तो जो हमारे उद्देश्य बन गए, अब हम इसी, ये हमारी टीचिंग का बेस हो गया। जो हमने प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिए, मेथड डिसाइड कर लिए, कौन सा टीचिंग एड यूज करना है, एवरीथिंग हमने इसमें सब्जेक्ट को, कंटेंट को चूज कर लिया, टॉपिक को चूज कर लिया, टॉपिक को मैंने फिर टीचिंग पॉइंट में तोड़ लिया, फिर पहले क्या बताना है, इसके बाद क्या पढ़ाना है। लॉजिकली जैसे हमारे बच्चे हैं सामने, 6th क्लास का बच्चा है, 8th क्लास का बच्चा है, उसके लिए आपको टीचिंग पॉइंट अलग तरह से रखने पड़ेंगे, है ना। और जो अगर 8th क्लास में पढ़ा रहे हैं, 9th क्लास में पढ़ा रहे हैं आप फोटोसिंथेसिस, तो उसमें आपको टीचिंग पॉइंट और तरह से करने पड़ेंगे, उसके सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से। तो अब हमारा आता है दूसरा, क्या हो गया हमारा, इंटरेक्टिव। दूसरा फेज आता है हमारा, यहाँ पे लिख देते हैं, दूसरा फेज है हमारा इंटरेक्टिव फेज, है ना। कहीं कहीं किताबों में इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन फेज क्यों कह रहे हैं कि जो हमने तैयारी करी थी प्री एक्टिव फेज में, अब वो समय आ गया कि हम क्लास में, टीचर एंटर हो गया, अब उस प्लानिंग के हिसाब से वो काम करेगा। देखिए प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन, आप किसी चीज को वर्कआउट, जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो इम्प्लीमेंट करने में के समय हमें पता चलता है कि यदि हम इस टीचिंग को, इस टॉपिक को बजाय इस वजह, भाई देखिए प्लानिंग तो टेंटेटिव है ना। आप जब क्लास में जाते हैं तो आपको जब स्टूडेंट से रिस्पांस मिलता है तो कुछ चीज़ें हम उस समय भी चेंज करते हैं कि अगर हमें लगता है कि बच्चे का पूर्व ये सब चीज़ें क्वालिटीज़ टीचर में आनी होनी चाहिए कि प्लानिंग आपने करी है, अब तो उसमें कुछ चेंज अगर आपको क्लास में करनी होती है तो आपको कर लेनी चाहिए, जिससे आपका बस उद्देश्य पूरा होना है। आपका उद्देश्य है स्टूडेंट विल बी एबल टू सो ऑन, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव जो आपने प्री एक्टिव फेज में बनाए थे। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहली बात करते हैं कि इसमें हम इसके अंदर सारी वो एक्टिविटीज आती हैं जो हम क्लास में एंटर होने के बाद, फॉर एंटरिंग द क्लासरूम टिल द प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट। तो इसके अंदर सारी एक्टिविटीज कौन सी आएंगी, नंबर 1, ऑल द एक्टिविटीज कब पे, जो हम क्लासरूम एक्टिविटीज, जो हम क्लासरूम में करते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज क्या आएगी इसके अंदर, इट इज द इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, है ना। ये तो आपको मैंने बताया ही कि जो भी हम करते हैं इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, ये तो आप बता ही देंगे जो भी आपने प्लानिंग करी है प्री एक्टिव फेज में। अब जो भी आपने वहां पे शुरू में जो डिसाइड करा है, जो भी आपने सोचा है, अब वो मौका आ जाता है कि क्लास में आके अब आप उसमें क्या करेंगे, उसे परफॉर्म करें। तो इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, ये आपको बहुत बुद्धिमत्ता से काम लेना है क्लास में। कुछ चीजें हम जो प्लानिंग में करते हैं उसको हम बहुत जल्दी चेंज भी करना पड़ता है ना। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि इम्प्लीमेंटेशन के समय जब आप क्लासरूम में जाते हैं तो आपको कुछ चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा है चेक प्रीवियस नॉलेज ऑफ द लर्नर्स। चेक ऑफ लर्नर।
लर्नर, जो हमारी बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है वो हम चेक करेंगे कि हम क्लास में आके कुछ क्वेश्चन सबसे पहले पुट अप करेंगे। कैसे क्यों करते हैं? जिससे हमें उसकी प्रीवियस नॉलेज की जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, मैंने पहले ही बताया था, अगर आप एसिड पढ़ा रहे हैं तो एसिड कैसे शुरुआत करेंगे? पहले बच्चे पूछेंगे कि भाई आपको कौन से फल पसंद है, नमक खट्टे फल कौन से होते हैं। पहले तो अटेंडमली बच्चा फल बता देगा, सेब केला अमरूद जो भी, फिर इसमें खट्टे फल कौन से हैं, तो भाई खट्टे क्यों हैं, है ना। तो एसिड, तो आज हम एसिड के बारे में, तो पहले आप उसकी प्रीवियस नॉलेज जज करेंगे, जिससे कि उनको पता चले, आपको पता चलेगा कि बच्चा कितना इस टॉपिक के अराउंड उसकी इन्फॉर्मेशन वो जानता है। तो ये आपने देखा, प्रीवियस नॉलेज करेंगे। दूसरी बात, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैनेज द क्लास, है ना। 1 2 3 4, मैनेज द क्लास। भाई ये तो बहुत जरूरी है। अगर आप चाहे कितना अच्छा पढ़ाएं, अगर क्लास में शोर मच रहा है, डिसिप्लिन ही मेंटेन नहीं है, आप देखते हैं जगह जगह आप, कुछ बच्चे ऐसे होते शैतान होते हैं, वो पूरी क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, या आप भी उसे बार बार, अगर आप फ्लुएंसी में बोल रही हैं और आपको बार बार कहना पड़े शांत रहो शांत रहो, तो उससे आपका भी कंसंट्रेशन क्या होता है, खराब होता है। तो इससे क्या है कि क्लास को मैनेज, हैंडलिंग क्लास, पहले तो बच्चों को ये तो देखिए ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग, ये तो पहले बात की बात है, पहले बच्चे तैयार तो हो पढ़ने के लिए आपसे, पहले शांत करिए, क्लास को मैनेज करिए। ये बार बार टीचिंग के लिए कहा जाता है कि पहले तो आप 2 मिनट, चाहे आप एक टीचिंग पॉइंट कम पढ़ा लीजिए क्लास में, लेकिन पहले तो आप क्लास को मैनेज, शांत, जितनी शांत क्लास होगी, जब तक बच्चे जब तक पढ़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक आप उनको कुछ नहीं पढ़ा सकते। पहले तो उनको तैयार करिए, उनको शांत रखिए, उनको एक बार एक सरसरी निगाह डाल के देख लीजिए कि कोई बच्चा शैतान है तो उसका सीटिंग अरेंजमेंट चेंज कराइए, है ना, तब आप उसको मैनेज द क्लास। आप देखते हैं बहुत अनटाइडी से बच्चे बैठे हैं, तो उनको थोड़ा सा उनका बैग वैग ठीक से करवाइए, मेज पे सारा सामान फैला है उनके, तो थोड़ा सा 2 मिनट आप जब प्लानिंग बनाएंगी प्री एक्टिव फेज में, तो या जो भी आप 30 मिनट का पीरियड है, तो 2 या 3 मिनट क्लास मैनेजमेंट के भी उसमें रखिए। इसके बाद आपका ये है क्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ टेक्निकल टर्म्स। टेक्निकल टर्म्स क्या है कि अगर आपको लगता है कि जो आप पढ़ा रहे हैं उसमें कुछ चीज़ें, कुछ आपके टेक्निकल टर्म्स हिंदी में होता है कठिन शब्द, है ना, जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो उसको आप या तो ब्लैक बोर्ड पर एक लाइन खींच के टेक्निकल टर्म्स को लिखते जाइए, उसका मीनिंग, जिससे बच्चे को आपके पढ़ाने को, यदि आप एक्सप्लेन कर रहे हैं और आपको वो बच्चा नहीं समझ रहा है, तो उसका मीनिंग अगर लिखा होगा तो वो उससे आपकी बात को समझने का प्रयास करेगा। तो जो भी डिफिकल्ट वर्ड कह लीजिए, टेक्निकल वर्ड कह लीजिए, या कोई फुल फॉर्म है, एक बार बोलने से बच्चे के दिमाग में नहीं है, तो आप उसे एक साइड में लाइन खींच के ब्लैक बोर्ड पर टेक्निकल टर्म्स की मीनिंग, या जो भी आपके सब्जेक्ट के हिसाब से उसको आप, जैसे आप लिखती हैं एटीपी है बायोलॉजी में, तो एटीपी की फुल फॉर्म लिख दीजिए साथ में, या उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप एक्सप्लेन कर रही हैं, जिससे बच्चे को उसको समझ में आ जाए। क्योंकि देखिए इंडिविजुअल डिफरेंस तो आपके हमेशा क्लास में है। आप एक बार बोलते हैं, कुछ बच्चे ने तभी ग्रैस्प कर लिया, कुछ बच्चे ने उस समय वो वाली चीज उनके दिमाग से उतर गई, लेकिन ब्लैक बोर्ड पे लिखी होगी तो वो उसको देख के कई बार उनकी आंखें सामने रहेगा तो उनको लर्न होगा। तो टेक्निकल वर्ड भी यू शुड बी रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, चाहे आप साइड में लिख दीजिए जहां भी आपको स्पेस मैनेजमेंट देख के ब्लैक बोर्ड का। इसके बाद आपका क्या है, रीइंफोर्समेंट या प्रेजेंटेशन ऑफ न्यू नॉलेज। अब आपका क्या आएगा, 6 है अब आपका प्रेजेंटेशन ऑफ न्यू नॉलेज। न्यू नॉलेज, प्रेजेंटेशन ऑफ न्यू नॉलेज। अब आया जब आपको उनको नई चीज सिखानी है, अब जो आप उन्हें पढ़ाने आए, अब ये स्टेप में आप पहले आप ये काम करेंगे, मैंने आपको बताया
कि किस तरह से आप करेंगे शुरुआत। अब आप नई नॉलेज जो भी आप 3 टीचिंग पॉइंट 4 टीचिंग पॉइंट जो भी बताना चाह रहे हैं उन इन्फॉर्मेशन को आप कन्वे करेंगे। वो इन्फॉर्मेशन में आपने जो प्री एक्टिव फेज में डिसाइड किया था कि अगर मैं पढ़ा रही हूँ फोर्स टीचिंग पॉइंट, मेरा उद्देश्य था स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन फोर्स, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। अब आपको इस ऑब्जेक्टिव के अनुसार ही सारी एक्टिविटी करनी है कि बच्चा समझ में आ जाए, कि उसको ऐसे लर्निंग एक्सपीरियंसेस देने हैं बच्चे को कि उसको वो इसके बाद जब मैं दूसरे स्टेज में पहुंचूं तो बच्चा, अगर मैं सबसे पूछती हूं कि बताइए फोर्स को या बल को परिभाषित कीजिए या बल की परिभाषा क्या है, तो सारे बच्चे कम से कम 60% बच्चों के हाथ खड़े हों, तो मेरा ऑब्जेक्टिव मुझे मिल गया। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। जैसे आपने प्री एक्टिव फेज में जब प्लानिंग करी थी तो आप फोर्स वाले टीचिंग पॉइंट को कैसे पढ़ाएंगे, तो इसके लिए आपको एग्जाम्पल देना होगा कि भाई पुश एंड पुल इज फोर्स, है ना, पुश एंड पुल। अब बच्चा खींचना, धकेलना, ये सब तो जनरल लैंग्वेज में बच्चा जानता ही है ना। आपने कहा ओपन द डोर, बच्चे ने ऐसे खोल दिया। अच्छा, अब ये जरा ये मेज बेटा यहाँ से लाओ, बच्चे खिसका के ले आए। अब ये 2 एक्टिविटीज आपने कराई। इसके बाद अब आप बच्चे को उससे जनरलाइज करेंगी कि देखिए जो आपने दरवाजा खोला, पुश एंड पुल, इसी को हम साइंस में क्या कहते हैं, फोर्स। तो देखिए ऐसा नहीं है, वो जानता है। और फोर्स क्या कर रहा है, वस्तु की किसी की पोजीशन अगर हमें चेंज करनी है तो हमें फोर्स लगाना ही पड़ेगा। अब वो फोर्स कैसे लग सकता है भाई, या तो भाई थोड़ी चीज़ें मैंने खिसका के ले आई। अब आपको अपनी पोजीशन, आप घर से कॉलेज आते हैं तो आपकी पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, आप किसी उसमें बैठते हैं, बस में, ट्रेन में, तो आपको ये सारे एग्जाम्पल बच्चे को देने पड़ेंगे जिससे बच्चे को समझ में आ जाएगा पुश एंड पुल इज फोर्स। तो ये आपने कहा प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट। इसके बाद आपका रीइंफोर्समेंट, ये प्रेजेंटेशन ऑफ न्यू नॉलेज। इसमें आप देखिए वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही तरह का होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो इसमें क्या है आपका कि टीचर जब प्रेजेंट करता है, या आपको मैंने फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस में पढ़ाया था कि जब क्लास में टीचर कंटेंट प्रेजेंट करता है तो 2 तरह का व्यवहार करता है, शाब्दिक और अशाब्दिक। मैं इस समय क्लास में पढ़ा रही हूँ, आप लोग मेरा लेक्चर देख रहे हैं, आपको कुछ चीज़ें मेरी कंटेंट में समझाने की प्रयास कर रही हूँ, मेरे बोलने कुछ चीज़ तो मैं आपको डायरेक्टली वो डाल रही हूँ इम्पैक्ट, कुछ मेरी नॉन वर्बल भी मेरे इम्पैक्ट पड़ता है आप पे। भाई कम्युनिकेशन है, मेरी ब्लैक बोर्ड राइटिंग है, ये सब तो आपको विजिबल है ना, ये आप समझ रहे हैं। मेरे क्वेश्चन में पूछती हूँ क्लास में, तो ये क्या है आपका वर्बल और नॉन। तो दोनों ही तरह का व्यवहार शिक्षक क्लास में करता है, वर्बल भी और नॉन वर्बल भी। तो इसमें ये आएंगी चीज़ें। इसके बाद आपका क्या है, रीइंफोर्समेंट इज गिवन टू, लास्ट है इसमें रीइंफोर्समेंट गिवन टू स्टूडेंट्स, है ना। रीइंफोर्समेंट क्या होता है, बच्चे को जैसे मैंने बताया था, शाबाश, वेरी गुड, अरे इसने आंसर सही बताया, सब लोग क्लैपिंग करिए। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ योर स्टैंडर्ड, किस स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, आपको रीइंफोर्समेंट उसी तरह का देना होगा। तो रीइंफोर्समेंट इज गिवन टू इंक्रीज the student, the rate of student performance, the rate of students का क्या है आपका रेस्पॉन्स। तो आपने देखा जो रीइंफोर्समेंट अगर आप देंगे बच्चे को, अगर आपने उस बच्चों का अरे शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया, तो अब आप तो बच्चे फिर दोबारा से उस आपका जब दूसरा क्वेश्चन होगा उसको बोलने के लिए वो जो है थोड़ा और बच्चे जो है कैसे हो जाते हैं, एक्टिव, और मतलब रेट ऑफ रिस्पॉन्स ज़्यादा बच्चे कोशिश करते हैं कि हमें भी मैम शाबाश कहेंगी। तो रीइंफोर्समेंट बहुत ज़रूरी है।
अब तीसरी फेज जो आती है, आपने समझ लिया कि इसमें हम सारी चीजें कैसे देखते हैं इंटरएक्टिव फेज में, कि हम जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रीएक्टिव फेज जो हमने प्लानिंग करी थी, अब इसमें हम अब क्लास में एंटर, वो क्लास में एंटर होने से पहले की तैयारी थी, अब हम ये क्लास में आ गए तो इम्प्लीमेंट करा हमने जो हमने प्लानिंग करी थी। अब आपका जो लास्ट में जो तीसरा वो आता है, वो आता है आपका पोस्ट एक्टिव फेज। अब है आपका तीसरा पोस्ट एक्टिव फेज। पोस्ट एक्टिव फेज, अब हमारा काम क्या हो गया कि इसमें हमने क्या किया, पोस्ट एक्टिव फेज में, या इवोल्यूशन स्टेज भी कहते हैं इसको, फेज या तीसरा, अब हमने प्री प्लानिंग भी हो गई, हमने पढ़ा भी दिया बच्चे को, न्यू नॉलेज भी दी, रीइंफोर्समेंट भी दे दिया, क्लास भी मैनेज करा, सब करके अब हमने उसको अपना पूरा जो भी हमारे पॉइंट्स थे हमने उसको बता दिया। अब हमारी तीसरी स्टेज शुरू होती है, ये होती है पोस्ट एक्टिव फेज। इसमें क्या होता है, इसमें हम चेक करते हैं, दिस स्टेज चेक द सक्सेस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट। अब हमें पता चलता है इस स्टेज में कि हमने कितने प्रभावशीलता के संग पढ़ाया, और हमने जो वादे किए थे स्टूडेंट विल बी एबल टू ये और एबल टू ये, क्या वो हमें हमारे ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ, क्या हम इसमें सफल हुए या नहीं हुए। तो इवोल्यूशन फेज में क्या करते हैं, पोस्ट एक्टिव फेज में, दिस स्टेज चेक द, सबसे पहली बात ये क्या करता है, चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट, है ना, मतलब कितने हमने प्रभावशीलता से, इफेक्टिवनेस ऑफ प्रेजेंटेशन का मतलब क्या हो गया कि हम कितने प्रभावशीलता से मैंने अपने कंटेंट को क्या करा है, प्रेजेंट करा है। तो इफेक्टिवनेस, सक्सेस, चेक द सक्सेस, है ना, सक्सेस, चेक द सक्सेस ऑफ इफेक्टिव, इसमें हम लिख देते हैं सक्सेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द, क्या है, सक्सेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट। तो अब और क्या देखा जाता है भाई, प्रेजेंटेशन का इफेक्टिवनेस तभी होगा ना अगर हमने बच्चों से पूछा, सारे बच्चों ने आंसर दे दिया, इसका मतलब मैंने अपना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे ढंग से करा भाई, तभी तो मेरा इफेक्टिव रहा कंटेंट। दूसरा, द टीचर क्या करता है, मेजर्स द टर्मिनल बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। दूसरा क्या हो गया, मेजर द टर्मिनल स्टूडेंट। अब बच्चे ने क्या सीखा, क्वेश्चन के थ्रू हम पूछ सकते हैं, बच्चा आंसर हाथ खर्च से हमें लगे। टर्मिनल बिहेवियर क्या है, जो मैं सिखाना चाहती थी बच्चे को, जो बच्चे स्टूडेंट विल बी एबल टू फोर, स्टूडेंट विल बी एबल टू जो है एक्सप्लेन द फोर्स क्वालिटीज, है ना, फोर्स क्या क्या कर सकता है। तो जो भी मेरे ऑब्जेक्टिव थे उसी बेस पे मैं क्वेश्चन बनाऊंगी, जिससे बच्चों के आंसर मुझे पता चलेंगे। इसके बाद तीसरा क्या है आपका कि एसेस द ऑब्जेक्टिव वर फुलफिल, या तो ऑब्जेक्टिव मुझे प्राप्त हुए या नहीं, है ना, अचीव, स्टूडेंट मैंने जो ऑब्जेक्टिव जो बने थे क्या मैं वो अचीव कर पाई या नहीं। तो क्या हो गया आपका एसेस, या आप ऐसे भी कर सकते हैं अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, क्या हमें अचीव हुए ऑब्जेक्टिव्स जो मैंने बनाए थे। तो अच्छे से इसमें हम क्या करते हैं, मेजर्स अचीवमेंट ऑफ, कुछ भी लिख सकते हैं, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, क्या हमें ऑब्जेक्टिव की उपलब्धि हुई, क्या हमने अचीव करे ऑब्जेक्टिव को। नेक्स्ट है आपका कि इसमें आपने देखा कि
अब इसमें और क्या हो सकता है, इसमें हमने को टीचर जो है क्या करता है कि अगर हम देखते हैं कि कहीं मेरे ऑब्जेक्टिव की प्राप्ति नहीं हुई है तो मैं क्या करूंगी, टीचर यूज एप्रोप्रिएट असेसमेंट, टीचर यूज appropriate assessment technique to measure the change in behavior. Change in, तो क्या करा कि टीचर ने एप्रोप्रिएट असेसमेंट टेक्निक टू मेजर द चेंज इन बिहेवियर। अब भाई इसमें चेंज इन बिहेवियर नापना है। चेंज इन बिहेवियर क्या था, जो हमने उद्देश्य बनाए थे कि बच्चा ये जान जाएगा, ये जान जाएगा, ये बिहेवियर मेरे पढ़ाने के बाद बच्चे के अंदर ये क्वालिटीज हो जाएंगी, ये सीख जाएगा। अब मुझे उसको मेजर करने के लिए भाई वो मैंने उनसे मैं क्या करूंगी, क्वेश्चनिंग करूंगी। तो मुझे उसके लिए एप्रोप्रिएट टेक्निक, फिल इन द ब्लैंक है, क्वेश्चनिंग है, या मैं उनसे वन वर्ड क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो मुझे इसके लिए एप्रोप्रिएट जो मेरा ये जो मैं चाहती हूँ, मतलब मुझे एप्रोप्रिएट टेक्निक अपनानी है। किस तरह से मैं अपना उसका इसमें इस वाले फेज में जो मेन चीज है वो क्या है, टर्मिनल बिहेवियर को हमें एसेस करना है कि क्या वो चेंज हो पाया, नहीं हो पाया। इसके बाद क्या है, अकॉर्डिंग द रिजल्ट ऑफ चेंज, according to change result, according to results change फिर जो भी हमारा देखती हूँ, अगर बच्चे हाथ नहीं उठा रहे हैं या किसी क्वेश्चन को खाली 2 ही बच्चे दे रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर मैं क्या करूंगी कि चेंजेस इन द स्टेजेस भी हम इसमें चेंज करेंगे फिर, है ना। प्लानिंग में थोड़ी सी चेंज करूंगी कि बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, तो चेंज स्ट्रेटजीज इफ रिक्वायर्ड। तो स्ट्रेटजीज भी लिख सकते हैं, चेंज इन द स्ट्रेटजीज इफ रिक्वायर्ड। मतलब आप जो है किसी भी तरह समझ सकते हैं कि हमें अगर कुछ चेंज लगता है, अगर मुझे लगता है कि ये वाला मेरा ऑब्जेक्टिव, तो फिर मैं अपने कंटेंट को प्रेजेंट करने के समय उसमें टेक्निक बदलूंगी, पढ़ाने का अपना तरीका बदलूंगी कि अगर बच्चे को मुझे लगता है कि उसका ऑब्जेक्टिव मुझे नहीं मिल रहा है। तो इस वाले स्टेज में आपको टोटली क्या करना है, जो टर्मिनल आपने जो पढ़ाया है अब आपको देखना है कि मैं किस तरह से मैंने अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त किया या नहीं। तो आपने इस तरह देखा कि आज आपने क्या पढ़ा, फेजेस पढ़े, या इसको हम स्टेजेस कहते हैं टीचिंग की, कि टीचिंग जब करने जाता है टीचर क्लास में तो उसको 3 स्टेप में तैयारी करनी होती है। पहली प्री एक्टिव फेज, ये कौन सी स्टेज है, क्लास में एंटर होने से पहले वो जितनी भी तैयारी करता है वो सब प्री एक्टिव फेज में आती है। चाहे आप प्लान बनाता है, अपने उद्देश्य डिसाइड करता है, या अपना कुछ चार्ट वार्ट बनाएगा जिससे उसे एक्सप्लेन करना है, या कोई मॉडल बनाना है तो उसको तैयारी करके लाएगा, या कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है तो उस एक्सपेरिमेंट की तैयारी करेगा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी अगर वो बिजली से चल रहा है तो क्या उस कमरे में बिजली है या स्विच है या कील है जहाँ पे उसे चार्ट टांगना है। तो सारी चीजें वो तैयारी पहले करता है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होता है, जितनी उसने तैयारी करी थी अब वो क्लास में आता है, उसमें उसको प्री एक्टिव फेज में कंटेंट भी देखता है भी कितना पढ़ाना है। किताब में तो हर किताब में अलग अलग तरीके से लिखा होता है, हम सब तरह से पढ़ के बच्चे को ऐसे नरेट करते हैं कि उसको ईजिएस्ट वे में समझ में आ जाए। उसके बाद इम्प्लीमेंट होता है, उसके ये कौन सा है, प्री एक्टिव फेज। इसके बाद पोस्ट एक्टिव फेज में हम अपने अचीवमेंट देखते हैं, क्या हमने अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त किया नहीं किया। इसके लिए हम प्रॉपर तकनीकी यूज करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, या जो भी प्रॉपर कंटेंट
का आप जैसा आपका कंटेंट है उस हिसाब से आप उसकी, तो इससे हमें पता चलता है हमारे ऑब्जेक्टिव्स प्राप्त हुए या नहीं। अगर हम देखते हैं कि हमें कुछ अकॉर्डिंग द रिजल्ट कंटेंट प्रेजेंटेशन के रिजल्ट में कुछ कमी दिखती है, तो दोबारा से मैं उसको चेंज करके दोबारा बच्चे को पढ़ाना होगा। ये आपने देखा आज, और आपने देखा कि इससे आपको स्टेजेस और लेवल में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। और लेवल अलग चीज़ होती हैं, और ये स्टेजेस अलग चीज़ है। इसको आप बिल्कुल ध्यान से, बार बार मैं कह रही हूँ, आप लोग इसमें बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे क्लास में। ऑब्जेक्टिव भी आता है, टिक भी ध्यान से लगाएंगे कि लेवल पूछा और फेस पे लगा दिया है। तो देखिए मल्टीपल आंसर में आप ये मत सोच रहे बड़ा आसान है ये तो 1 मिनट में प्री एक्टिव पे लगा देंगे, ऐसा नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव में जो ऑप्शंस दिए होते हैं उसमें बहुत कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन कंफ्यूजन उनके नहीं है जिनका बेस नहीं है। अगर आप बेस सही रखेंगे तो आप कंफ्यूज कभी नहीं होंगे। लेवल और इसमें आप ध्यान रखिएगा। आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, पहले वाले वीडियो भी पॉज करके देख सकते हैं, जिससे आपको क्या होता है कि आपको समझ में आ जाएगा। वो बिल्कुल टोटल डिफरेंट चीज़ है, और ये एक यात्रा की तैयारी जैसे होती है टीचिंग की, प्री एक्टिव फेज, इंटरेक्टिव पोस्ट फेज। आशा करती हूँ आपको ये सेशन समझ में आया होगा। थैंक यू।